Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to start the ninth chapter from Home Science Class 11th, and the name of this chapter is Relationships and Interactions with Significant Others. कि दूसरों के साथ मतलब ऐसे दूसरे जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप होते हैं, कैसे हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 पार्ट हैं, इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार से सिलेबस देख लेते हैं इस चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या-क्या है इस चैप्टर में। देखो ये रहा हमारा चैप्टर जिसका नाम है रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स, जिसमें हमारा जो पार्ट ए है उसका नाम है फैमिली, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन कि फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली कि कितने टाइप की फैमिली होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैट्रिलिनियल फैमिली, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिलिनियल फैमिली, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली, फिर जॉइंट फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द फैमिली कि फैमिली का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन है फैमिली का प्रोवाइड नर्चरेंस। ये क्या करता है फैमिली? फैमिली हमें नर्चरेंस प्रोवाइड करती है, हमें एक कहते हैं ना, हमें सपोर्ट देती है, हमें सिक्योरिटी देती है। उसके बाद फैमिली हमारी केयर भी करती है। उसके बाद है सोशलाइजेशन। देखो फैमिली एक ऐसी बेसिक यूनिट है जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें सोशलाइज कैसे होना है, ठीक है। कन्फरिंग अ स्टेटस एंड रोल टू इंडिविजुअल्स। हर हर व्यक्ति का जो रोल होता है, सबकी अलग अलग भूमिका होती है, सबका एक कहते हैं ना स्टेटस होता है। तो ये चीज़ हम कहाँ पे सीखते हैं? फैमिली में ही सीखते हैं। अपना रोल हमें फैमिली में ही पता चलता है। इकोनॉमिक फंक्शन, देखो फैमिली क्या होती है, उसके कुछ इकोनॉमिक फंक्शन भी होते हैं, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी फैमिली से ही मिलता है। फुलफिलिंग द नीड फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फैमिली देती है। उसके बाद है रिक्रिएशनल फंक्शंस, जितने भी रिक्रिएशनल फंक्शंस होते हैं वो भी फैमिली करती है। जैसे अगर हम फैमिली के साथ बैठते हैं, अपना जो भी खाली टाइम है वो स्पेंड करते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो सब हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम फैमिली के साथ करते हैं। रिलीजियस फंक्शंस, फैमिली के रिलीजियस फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। हमें हमारे धर्म के बारे में हमारी फैमिली से ही बेसिकली पता चलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली लाइफ साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे फैमिली डेवलपमेंट टास्क्स, फिर हम पढ़ेंगे फैमिली डायनामिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे हैंडलिंग सिचुएशंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू मेंबर्स। जैसे मेंबर्स को फैमिली क्या देती है? सपोर्ट देती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन द फैमिली, फैमिली में हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या स्टाइल होता है कम्युनिकेशन का जब भी हम फैमिली मेम्बर्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद है क्लियर एंड डायरेक्ट देखो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मास्क्ड एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मास्क्ड एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप की कम्युनिकेशन है जो जिन मतलब ये 4 स्टाइल्स हैं जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है कीज टू बिल्डिंग इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन, कैसे हम इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कीज़ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली, हमें क्या करना चाहिए? हमें हर फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर है कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। डाउट अगर आ रहे हैं, कोई कहीं पे भी अगर आपके कहते हैं ना हमारे विचारों में कहीं कहीं मतभेद आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्लियर कर देना चाहिए चीज़ों को। बी एन एक्टिव लिसनर, अपना ही नहीं बोलना है, दूसरे का भी सुनना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस था जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर क्या कह सकते हो? चैप्टर का ये बस एक पार्ट है फैमिली, दूसरा पार्ट है ये स्कूल, पीयर्स एंड एजुकेटर्स, तीसरा पार्ट है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं।
कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स। सबसे पहला पार्ट नंबर ए जो है वो है फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। After completing this section, the learner will be able to understand the meaning and definition of the family. देखो, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद, ये जो सेक्शन ए है, इसको पढ़ने के बाद जो भी लर्नर्स हैं, यानी कि आप लोग, हम लोग क्या कर पाएंगे? हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फैमिली की मीनिंग क्या होती है और फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड इट्स फंक्शन। लर्नर जो है ये उस एबल हो पाएंगे कि वो फैमिली के फंक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएं। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फैमिली फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जब भी हम किसी पर्सन के, किसी एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, उसको भी हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे इस सेक्शन को पढ़ने के बाद। गेन नॉलेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में हम जान पाएंगे। एनालाइज डायनामिक्स विद इन द फैमिली। फैमिली के अंदर जो भी डायनामिक्स है उनको हम एनालाइज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द फैमिली। हम ये समझ पाएंगे कि एक फैमिली के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। द पिक्चर्स शो यू सीन्स ऑफ चिल्ड्रन इन देयर होम्स। नोटिस दैट देयर आर एडल्ट्स टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग सम ओल्डर पीपल। इन सम पिक्चर्स देयर इज ओनली अ मदर और फादर एंड चिल्ड्रन। देखो, नीचे आपको दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जहाँ पे एक पिक्चर में क्या है, कुछ एडल्ट्स हैं जो कि बच्चों की केयर कर रहे हैं और कुछ और भी एडल्ट्स उस फैमिली में हैं। उसके अलावा एक पिक्चर और भी है जहाँ पे सिर्फ एक ही मदर या फादर या दोनों हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड और थ्रू मैरिज और एडॉप्शन। तो ये जो सारे दिखाए जा रहे हैं ना इस फिगर में, ये सब एक दूसरे से या तो ब्लड के थ्रू रिलेटेड हैं, या मैरिज के थ्रू, या एडॉप्शन के थ्रू। वन थिंग कॉमन टू ऑल सिचुएशन रिगार्डलेस of the socio-economic or cultural verification is that there are at least two or more than two generations of persons staying together, mother and children, grandparents and children, parents and adult unmarried children related to each other by blood or marriage। तो ये जो दोनों तरह की फैमिली है ना, दोनों तरह की फैमिली में आपको दो जनरेशन तो एटलीस्ट मिलेंगी ही। या तो अगर देखो मदर फादर हैं या बच्चे हैं तो दो जनरेशन हो गई ना, मदर फादर की एक जनरेशन, बच्चों की दूसरी जनरेशन। या फिर कहीं कहीं पे आपको तीन जनरेशन भी मिलती है कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, उसके बाद बच्चे हो गए। ठीक है, तो यहाँ तीन जनरेशन हो गई। लेकिन कम से कम किसी भी टाइप की फैमिली हो, दो जनरेशन तो कम से कम होती ही होती हैं, और वे सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चाहे ब्लड से या मैरिज से या एडॉप्शन से। ठीक है, एंड exception is that of two adults, a husband and wife, who are of the same generation and yet they form the beginning of a family। एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखो है कि सिर्फ अगर दो एडल्ट एक ही जनरेशन के हैं तो भी वो फैमिली कहलाएंगे। जैसे मान लो अभी सिर्फ हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ हस्बैंड है फैमिली में और उसकी वाइफ है, तो उस समय क्या है, उस समय दो ही पर्सन हैं, दोनों सेम जनरेशन के हैं, तभी भी वो फैमिली कहलाएंगे, वो भी एक फैमिली ही हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जनरली जितनी भी फैमिलीज होती हैं उसमें दो जनरेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो तरह की फैमिली की हमने बात की थी ना, कि जहाँ पे एल्डर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बच्चों की केयर कर रहे हैं, कुछ और एल्डर्स हैं, तो वो वाली ये फैमिली है। ठीक है, उसके अलावा एक फैमिली ऐसी है जहाँ पे मदर हैं, फादर हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन। यू एंड all of your classmates live with your families. Families are basic unit of society। देखो, हाँ, चाहे तुम हो या तुम्हारे क्लासमेट्स हो, सब
फैमिली के साथ रहते हो अपने। फैमिलीज क्या होती हैं, सोसाइटी की बेसिक यूनिट्स होती हैं। फैमिलीज को मिला मिला के ही क्या बनता है, हमारा सोसाइटी बनता है। फैमिलीज आर नीडेड टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। देखो, चाहे किसी की भी ज़रूरत हो, चाहे बच्चों की ज़रूरतें हों या एडल्ट्स की कोई नीड्स हों, उन सब नीड्स को पूरा कौन करता है, फैमिली ही करती है। द फैमिली ऑल्सो हेल्प्स टू कंटिन्यू द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फैमिली अपना पूरा क्या कहते हो, सपोर्ट दे सकती है किसी भी कल्चर को कंटिन्यू करने में। अगर फैमिली नहीं होगी तो कोई भी कल्चर कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, it provides care and nurturance to all the children, thus contributing to their wholesome development. तो ये जो फैमिली है ना, ये बच्चों, छोटे बच्चों की क्या करती है, केयर करती है, उनको सिक्योरिटी देती है, उनको कहते हैं ना, एक तरह से पूरा उनका ध्यान रखती है फैमिली। और बच्चों का जो पूरा डेवलपमेंट होता है ना, उसके लिए फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है। In the earlier chapters, you have studied how adequate nutrition and other experiences contribute to the physical well-being of a child. पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें कैसे एक बच्चे की फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी होती हैं। Similarly, for a baby to grow into a caring and productive member of the society, she must have positive socio-emotional experiences, relationships, and a feeling of belongingness. देखो, एक जो बच्चा होता है ना, उस मतलब हमें उसको क्या बनाना है, हमें उसे एक सोसाइटी का मेंबर बनाना है। और वो मेंबर कैसा होना चाहिए, ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हो। ठीक है, जो कि सोसाइटी में कुछ अपना रोल प्ले करे, सोसाइटी को कुछ उससे मिले। और ऐसा कब होगा, जब बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में बड़ा होगा। ठीक है, उसको जो है पता होगा कि सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, और कैसे बिहेव करना है ये कौन सिखाता है, फैमिली ही सिखाती है। रिलेशनशिप्स बनाना कौन सिखाता है, फैमिली ही सिखाती है। उसके बाद हम बड़े होकर अपने दोस्तों के साथ रिलेशन बनाते हैं, अपने टीचर्स के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं। तो ये सारे जो ये रिलेशनशिप्स हैं, फीलिंग्स हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, फैमिली से ही आती हैं। थ्रू पेरेंटिंग, फैमिलीज attempt to provide all these experiences to children. तो फैमिली ही ये सारे experiences बच्चों को provide कराती है। You could recall incidents in your family when you were down with fever. How did your parents take care of you? अगर कभी आप बीमार पड़े हो, आपको याद होगा, तो कैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, या जो भी फैमिली में अदर मेंबर्स हैं वो कैसे आपकी केयर करते हैं। Or the times when you were not feeling cheerful and happy, and the other members of your family may have tried to make you feel better. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हैप्पी नहीं फील कर रहे होते हो, खुश नहीं होते हो, तब फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं वो आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। There are numerous such examples in everyone's life where parents or siblings or other members may have given a comforting hand or encouragement. देखो, होता क्या है, हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट हमेशा आते हैं जहाँ पे हमें हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, हमें एनकरेज करती है। ठीक है, thus families not only nurture, they also provide stability and support in टाइम्स ऑफ नीड। तो फैमिली सिर्फ हमें नर्चर ही नहीं करती, हमारी केयर ही नहीं करती, बल्कि वो हमें स्टेबिलिटी और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जब भी हमें ज़रूरत होती है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू बी रियर्ड इन अ फैमिली। तो हर बच्चे को अधिकार है कि वो फैमिली में रहे। ठीक है, फैमिली में उसको केयर मिले, उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, not all children are so fortunate to have families with both parents staying together under one roof. बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ पे वो इतने ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होते कि उनके पेरेंट्स हों, या हो सकता है कभी कभी कि उनके दोनों पेरेंट्स हों और वो साथ
में एक ही छत के नीचे रह रहे हों। इन योर नेबरहुड यू मे नो दैट देयर आर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट अ पेरेंट ड्यू टू डेथ। आपके नेबरहुड में ही भी आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, या हो सकता है दोनों नहीं है, और उनकी केयर कोई और करता है, ठीक है। या अगर मदर नहीं है तो फादर केयर करते हैं, फादर नहीं है तो मदर केयर करती हैं। In such cases, the other parent usually fulfill the task of a father as well as a mother, may be helped by an aunt or grandmother। तो ऐसी सिचुएशन में जब फादर ना हो तो मदर को दोनों रोल प्ले करना पड़ता है, फादर का भी और मदर का भी। और अगर मदर नहीं है तो फादर को भी दोनों रोल प्ले करना पड़ता है। अब इसमें ये लोग किसी अदर मेंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। We are also aware that many times mother and fathers have problems living together and decide to separate। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर और फादर में आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो सेपरेट रहेंगे। इन सच सर्कमस्टेंसेस चिल्ड्रन मे बी केयर्ड फॉर बाय अ सिंगल पेरेंट। और ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, इन सिचुएशंस में बच्चे को किसी एक के साथ ही रहना पड़ता है। As far as possible, children should not be removed from their families। देखो, जहाँ तक पॉसिबल हो पाए बच्चे को कभी भी अपनी फैमिली से अलग नहीं करना चाहिए। यू मे नाउ थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन हु ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस सच एज फ्लड और अर्थक्वेक मे बिकम डिस्ट्यूट। देखो, होता क्या है कि कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जिनके साथ कोई ऐसी कह सकते हो ना, ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिनकी वजह से उनके पेरेंट्स नहीं है। हो सकता है बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, जिसकी वजह से उनकी फैमिली ना रह पाई हो, ठीक है, फैमिली की डेथ हो गई हो। हाउ कैन दे सिक एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। उनको फैमिली के साथ रहने का एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? वो क्या समझ पाएंगे कि फैमिली क्या होती है, और वो इस एक्सपीरियंस को कैसे पाएं? In such instances, adoption or care in an institution are the available option। तो ऐसी situations में या तो ऐसे बच्चों को adopt कर लिया जाता है, या उनको ऐसे institution में रखा जाता है जहां उनको proper care मिलती है एक family की तरह। It is a responsibility of the state to care फॉर दीज चिल्ड्रन। तो जो हमारी राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे बच्चों की केयर करे, ठीक है, जिनके पेरेंट्स किसी अर्थक्वेक में या फ्लड में या जो भी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से जिनके पेरेंट्स अगर जा चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। तो you may be familiar with the sight of young children or adolescents who appear to be homeless। आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा होगा जो होमलेस लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो उनके पास कोई घर ही नहीं हो। Some of them have left home or children's institutions on their own इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपना घर छोड़ के भाग आते हैं, या अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो वो अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कहीं कुछ अपनी लाइवलीहुड कमा पाएँ, ठीक है। सम अदर्स मे हैव बीन abandoned by families or may have got lost। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको बचपन में ही उनकी फैमिली ने उनको त्याग दिया होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खो गए होते हैं। सच चिल्ड्रन आर रिफर्ड टू एज स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो इन बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन बोला जाता है, ठीक है। वैसे बच्चे जो जिनके पास कोई घर नहीं होता। घर किस सेंस में नहीं होता? या तो वो खुद घर से भाग जाते हैं, या तो उन्हें उनके पेरेंट्स बचपन में ही छोड़ देते हैं, या वो बच्चे जो कभी किसी कारण से खो जाते हैं। They usually don't live in their families of origin, but the other children they live with on the street become like family to them। देखो, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये वैसे तो अपनी जो origin जिस फैमिली से उनकी हुई होती है उस फैमिली के साथ तो वो रहते नहीं हैं, वो रोड पे ही रहते हैं, स्ट्रीट में ही दूसरी बच्चों के साथ रहते हैं, और उन्हीं बच्चों को वो अपनी फैमिली बना लेते हैं। होता है ना, जब 3 4 5 अनाथ बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो आपस में एज अ फैमिली हो जाते हैं, ठीक है।
समटाइम्स दीज चिल्ड्रन रिटर्न टू देयर फैमिलीज, कभी कभी ये जो बच्चे होते हैं इनको अपनी फैमिली मिल भी जाती है और ये वापस अपनी फैमिली के पास चले भी जाते हैं. We could hence define the term family as a group of persons united by the ties of marriage, blood, or adoption, constituting a single household, interacting with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, or any other, creating a common culture. देखो होता क्या है, तो इस तरह से फैमिली को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. फैमिली क्या है? लोगों का एक ग्रुप है. जो ये जो लोगों का ग्रुप बना होता है ये कैसे बनता है? या तो ये मैरिज के थ्रू बनता है, या तो ब्लड रिलेशन के थ्रू बनता है, या अडॉप्शन के थ्रू बनता है. ठीक है. इस समय ये क्या करते हैं, इस स्थिति में ये सारे लोग एक साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं, एक तरह के कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है. और ये डिफरेंट तरह के रोल एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, डिफरेंट रिश्ते इनके आपस में होते हैं. हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, मदर फादर का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन, किसी का भी रिश्ता यहाँ पे हो सकता है. When you fill up your examination forms, you had to write the name of the head of the family. जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपने फैमिली के हेड का नाम लिखना होता है. ठीक है. Whose name did you write? कभी आपने सोचा है कि किसका नाम आप लिखते हो? Reflect on your own name. Your first name is a name given by your parent, but the second name for many, that is surname, is common for all family members. कभी अपने नाम को ध्यान से देखना. आपके हर हर पर्सन के नाम में दो नाम होते हैं. एक नाम तो उनका नाम होता है जो उनको उनकी फैमिली के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा नाम जो होता है वो हमारा सर नेम होता है. जैसे मेरा नाम है शालिनी सिंह, तो शालिनी तो नाम है जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है. सिंह क्या है? सिंह हम लोग का सर नेम है जो कि हमारी फैमिली में सब लोग फॉलो करते हैं, सब लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं. तो ये जो सर नेम होता है ना, ये हमारी फैमिली से हमें मिलता है. दिस इज मोस्टली द फादर्स फैमिली नेम. तो ये जो सर नेम होता है ना, ये मोस्टली हमारे फादर की फैमिली से मिलता है हमें. अमॉन्ग ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, द सेकेंड नेम इज दैट ऑफ द मदर. और बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी भी हैं जो कहाँ पे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ में है, जिनका सेकेंड नेम किसका होता है? मदर का होता है. देखो जनरली सेकेंड नेम फादर का ही होता है, फादर की फैमिली से बिलोंग करता है. लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में हैं और साउथ में भी हैं, जहाँ पे वो लोग सेकेंड नेम मदर के नेम पे लगाते हैं. The families that use father's name for identification are called patrilineal, and the ones that use the mother's name are known as matrilineal. तो जो फैमिलीज फादर के नाम पे चलती हैं, अपने आगे फादर का नाम लगाती हैं, वो पैट्रिलिनियन फैमिली कहलाती हैं. और जो फैमिलीज मदर के नाम से जानी जाती हैं वो मैट्रिलिनियन फैमिली कहलाती हैं. Being a patriarchal or matriarchal decides the authority, fathers or mothers, and more importantly, the rules of inheritance are also governed by this. देखो ये जो मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल अथॉरिटी होती है ना, ये डिसाइड करती है कि फैमिली में किसकी चलेगी, किसके रूल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, फादर के रूल्स को या मदर के रूल्स को, कौन रूल्स बनाएगा. ठीक है. मैट्रिलिनियल फैमिलीज़ में या मैट्रियार्कल फैमिलीज़ में मदर रूल करती हैं, और पैट्रिलिनियल या पैट्रियार्कल फैमिली में फादर रूल करते हैं. वही पूरा कहते हैं ना, रूल और रेगुलेशंस को वही डिसाइड करते हैं. Patrilocal or matrilocal residence refers to the living arrangement where patrilocal families are those that resides in father's native home, and matrilocal one are those where the residence is in the mother's native home. अब देखो पैट्रिलोकल क्या होता है, जब हम
फादर के नेटिव होम में रहते हैं तो उसको पैट्रीलोकल कहा जाता है। और मैट्रीलोकल फैमिलीज वो होती हैं जहाँ पे हम मदर के नेटिव होम में रह रहे होते हैं। On the basis of who all live together, the family could be identified as nuclear or extended. तो कितने लोग साथ में रह रहे हैं, इसी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो फैमिली है वो न्यूक्लियर है या एक्सटेंडेड है। इफ़ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देन इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? जब पेरेंट्स हो और तुम्हारे भाई बहन हो। Some of you must be having grandparents and or uncles and aunts living with you, which is called an extended family. आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी रह रहे होंगे, आंटी अंकल रह रहे होंगे, तो इस फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। अ जॉइंट फैमिली इज वन वेयर सेवरल जनरेशंस ऑफ members live together, especially a couple with married children, usually sons, and unmarried children and their offsprings live together as a joint household. तो एक जॉइंट फैमिली वो बोली जाती है जहाँ पे कई सारी जनरेशन्स एक साथ रह रही होती हैं। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके मदर फादर हैं, फिर आप लोग हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी आपके अंकल या आंटी हो सकते हैं जिनकी शादी ना हुई हो, बुआ चाचा ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी शादी ना हुई हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक ही फैमिली में एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। These can be of a very large size and are often also joined by the same occupation. तो ये जो जॉइंट फैमिलीज होती है ना, ये बहुत ही बड़े साइज की होती हैं और इनका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय होता है, लगभग सेम ही होता है। In families where there are adults other than parents, usually work and responsibilities are shared, especially the care of children. तो ऐसी फैमिलीज जहाँ पे और भी ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, जैसे जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, जहाँ पे और भी मेंबर्स रह रहे हैं, वहाँ पे काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इन दोनों को शेयर करना, मतलब काम भी आप शेयर कर सकते हो कि सब कोई आपके साथ काम कर दे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर कर सकते हो, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर बच्चों की केयर की बात हो ना, तो बच्चों की केयर बड़े ही अच्छे से हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ये पॉसिबल नहीं है कि क्या करें, मदर फादर अकेले बच्चे की केयर कर पाए, और स्पेशली उस कंडीशन में जब मदर बाहर काम कर रही हो। तो ऐसे में जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं बच्चों की केयर करने में, ठीक है। इन न्यूक्लियर फैमिलीज द पेरेंट्स आर लार्जली ऑन देयर ओन फॉर द केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखो, न्यूक्लियर फैमिली में यही होता है कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे की केयर करते हैं। इन सम फैमिलीज यू विल सी दैट दो द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स डू नॉट स्टे विद द फैमिली, दे कीप कमिंग रेगुलरली टू स्टे। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होंगी कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भले ही आपके साथ न रह रहे हों, लेकिन फिर भी वो कभी कभी किसी स्पेशल ओकेजन पे आ जाते हैं, या घर पे कोई फंक्शन पड़ा हो, कोई बीमार ही पड़ जाए तो आ जाते हैं वो लोग। समटाइम्स इफ बोथ द पेरेंट्स आर गोइंग आउट टू वर्क, दे मे लीव द चिल्ड्रन एट अ रिलेटिव प्लेस। तो कभी कभी जहाँ पे दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, बाहर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो अपने बच्चे को एक ऐसी ही जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे उनके रिलेटिव्स रह रहे हो, जहाँ पे बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हो, या अंकल आंटी कोई रह रहा हो। Therefore, even when children are living in a nuclear family, they have the experience of interacting with others. तो इस तरह से ये पता चलता है कि भले बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में पैदा हुए हों, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हों, लेकिन फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस होता है दूसरों से इंटरेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि बच्चे की केयर दूसरे लोगों द्वारा भी की जाती है। ज़रूरी नहीं कि मदर और फादर ही बच्चे की केयर कर रहे हों। There are advantages and disadvantages of having large family, but the well-being of members depends mostly on the individual
कंसर्न। देखो होता क्या है कि जो लार्ज फैमिलीज है ना, इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब फायदे नुकसान दोनों हैं। तो ये जो मेंबर्स है ना सारे, इनका अच्छे से रहना उनके खुद पे डिपेंड करता है। कभी कभी लार्ज फैमिलीज में मेंबर्स इतने अच्छे से रह रहे होते हैं आपस में कि हमें सिर्फ एडवांटेजेस ही मिलती हैं। कभी कभी ये लोग आपस में अच्छे से नहीं रह पाते हैं, बात बात में अनबन हो जाती है, तब डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती हैं जॉइंट फैमिली की। ठीक है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ द फैमिली। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।